नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश के सियासी इतिहास में काफी कुछ पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हुआ कि प्रदेश की कमान 23 दिन तक बगैर मंत्रिमंडल के सिर्फ सीएम के पास रही। पहली बार हुआ 72 दिन तक सिर्फ 5 मंत्रियों के भरोसे काम हुआ। ये पहला मौका होगा जब सरकार बनने के 100 दिन बाद पूरा मंत्रिमंडल सामने आया। जब विस्तार हुआ तो मंत्रियों को विभागों के लिए भी अब 5 दिन से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। प्रदेश की सियासत में फर्स्ट टाइम फैक्टर काम करता दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद ये जो पहली बार होने की श्रृंखला शुरू हुई है, ये आखिर चलेगी कहां तक, कब तक? क्या अभी ऐसा काफी बार होना बचा है जो प्रदेश में और खास तौर पर भाजपा में पहली बार दिखेगा? इस पर बहस करेंगे। इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और आरके सिंह अपने 47 घंटे के दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी महासचिव विनय सहस्रबुद्धे से मुलाकात की। मुलाकात नहीं हो पाई तो सिर्फ 3 नेताओं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुलाकात नहीं हुई तो उस सवाल का जवाब भी नहीं मिला जिसका इंतजार प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पिछले 5 दिनों से कर रही है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम भोपाल लौटे तो उन्होंने विभाग बंटवारे पर और वर्कआउट करने की बात कही। विभाग अब बंटने वाले, आज और वर्कआउट करूंगा थोड़ा। आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांट दूंगा। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक टीम शिवराज विभागों के बंटवारे के साथ पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई। यदि सिलसिलेवार तरीके से देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 28 दिन तक वो अकेले ही प्रदेश की सरकार चलाते रहे। 28 दिन बाद सिर्फ 5 मंत्री बने। फिर 72 दिन तक 5 मंत्रियों के साथ सरकार चलाने के बाद विस्तार हुआ और 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली। अपने स्थापित भारत के और शुद्ध इस विस्तार के लिए कितनी मशक्कत हुई, ये सारे प्रदेश ने देखा। अब बारी विभाग बांटने की है तो 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विभागों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से हो रही इस देरी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है कि सौदेबाजी से बनी सरकार में अब मंत्री भी सौदेबाजी से ही बनेंगे। सौदे से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे जाएंगे। ये प्रदेश का हाल है। प्रदेश की जनता इसकी गवाह है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की भोली भाली सरल स्वभाव की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। विभाग बंटने में देरी को लेकर सिर्फ बयानबाजी ही नहीं बल्कि सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इसमें इतनी देरी क्यों? विस्तार में 40% हिस्सा पाने वाले सिंधिया क्या अपने समर्थकों के लिए अच्छे और बड़े विभाग चाहते हैं? क्या सिंधिया अपने समर्थकों के लिए वही विभाग चाहते हैं जो पुरानी सरकार में थे? क्या विस्तार के बाद मजबूत विभाग लेकर सिंधिया खुद को और मजबूत दिखाना चाहते हैं? क्या सिंधिया के अड़ने से मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के बड़े नेताओं को अच्छे विभाग देने में मुश्किल आ रही है? क्या संगठन अपने करीबियों को बेहतर बनाने का दबाव बनाए हुए है? वैसे मंत्रियों की लिस्ट और विभाग बंटवारे के लिए सीएम के दिल्ली दौरे को सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तानाशाही पूर्ण रवैया सिंधिया का है, वो इनको भी भोगना पड़ेगा। कुर्सी पे मुख्यमंत्री की भले ही मिल गई हो, लेकिन चैन से जो पहले करते रहे मुख्यमंत्री पद का जो काम किया है, अब चैन से बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। हर बात के लिए सिंधिया की दखल होगी। ये आदमी कहाँ किस विभाग में फिट होगा या ये विभाग जो है किस आदमी के लिए उपयुक्त होगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें विलम्ब जरूर हो रहा है। लेकिन जब भी ये जो मैं मान के चलता हूँ कि मथानी घूम रही है तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में तो उपचुनाव की छाप साफ नजर आ चुकी है, जिसके बाद बीजेपी पर क्षेत्रीय संतुलन को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं।
लेकिन यदि विभाग बंटवारे में भी उपचुनाव को ध्यान में रखकर इन इलाके में मंत्रियों को बड़े विभाग दिए गए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उज्जैन में दीपक यादव और भोपाल में सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो आज का बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जो विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का, उसमें इतनी मजबूरी, इतनी लाचारी क्यों दिख रही है? चाहे लाख छिपाएं, चाहे लाख कोशिश करें, चाहे लाख दावे करें, इसके बावजूद हकीकत सबके सामने है कि 3 नेताओं से मुलाकात अगर नहीं हुई तो इसके बाद यहां आकर विभागों का बंटवारा नहीं हो सका। इसमें ये लगातार कहा जा रहा है कि मंत्रियों का विभाग जल्दी बांट देंगे, आज इस पर और वर्कआउट करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतने लंबे वक्त के अंतराल पर न केवल मंत्रिमंडल बना, उससे कहीं ज्यादा वक्त लेकर विस्तार हुआ, उससे कहीं ज्यादा वक्त लेकर इस बात पर मंथन भी अब होने लगा है कि क्या एक खेमे का इतना दबदबा बढ़ चुका है, क्या उनसे किए गए वायदों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उस आधार पर उन्हें संतुष्ट करते करते बाकी सारे कामों को पीछे रखा गया और प्रायोरिटी पर उन्हें रखा है? क्या एक इलाके और उस इलाके में पड़ने वाली सीटों को ध्यान में रखकर अब विभाग भी बटेंगे? इन सब के ऊपर हम आज प्रश्न पूछेंगे, सवाल करेंगे और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा। इस पैनल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से 2 जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लगातार एनालिसिस करने में मदद करते हैं हमारी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए तमाम लोगों का। और लाखन सिंह यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, केपी त्रिपाठी साहब बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। लेकिन पहले मैं हर्षवर्धन जी के पास आज जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, ये सवाल लंबे वक्त तक उठता रहा कि आखिरकार अब की बार इस विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल बनाना, विस्तार करना, उनको विभाग देना, इसमें इतनी अड़चनें क्या हैं? क्या कोई मजबूरी है? बहुत सारा फर्स्ट टाइम फैक्टर भी काम कर रहा है, जो पहले कभी नहीं दिखता था बीजेपी में, प्रदेश की सियासत में, वो अब दिख रहा है। देखिए, सिंधिया खेमा जो है जब से भाजपा में आया है तब से, हालांकि वो औपचारिक तौर पे तो भाजपा मई हो गया, भगवा दुपट्टा जो है डाल लिया है भाजपा का, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि सिंधिया खेमे और भाजपा के बीच एक, भाजपा के अंदर ही एक अदृश्य गठबंधन है। और इस अदृश्य गठबंधन की जो जटिलताएं हैं, जो कुछ गांठें लगी हुई हैं, उसकी वजह से कुछ प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में। सिंधिया खेमा जो चाहता है वो ये चाहता है कि जो वो लोग जो कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, उनको सारे सो कॉल्ड मलाईदार विभाग दे दिए जाएं, जिनको हम आम भाषा में मलाईदार विभाग कहते हैं। और भाजपा संगठन चाहता है कि विभाग भाजपा के लोग अपने पास रखें। तो मेन टसल वहीं पे फंसी हुई है। और एक बार ये कहा गया, मैंने जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो मैंने एक भाजपा के बड़े नेता से पूछा कि सिंधिया भाजपा में आए हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या परिवर्तन मध्य प्रदेश में होगा? तो उन्होंने बड़े ही कैजुअली ये कहा कि वो तो राजनीति करेंगे केंद्र की। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे सिंधिया का जो रसूख है भाजपा के अंदर, वो लगातार उभरता दिखाई दे रहा है। तो ये टसल हो रही है। लेकिन मैं बात करता हूँ जनता की हमेशा, कि मध्य प्रदेश आज देश के सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य हैं कोरोना से, उनमें से एक बनता जा रहा है। इंदौर एक बड़ा प्रभावित शहर है। पिछले 4 महीने से हम देखें, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात हुआ, जिसकी स्वीकारोक्ति खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। तो मंत्रिमंडल न होने से जो आम कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। और जी हर्षवर्धन जी, क्या ये जो आपने पॉइंट रखा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम जनता की बात करते हैं, क्या जनता के लिहाज से जो बार बार ये तर्क आपके गले उतरता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के तर्क गले नहीं उतर रहा, कि जब सारा संकट कोरोना को लेकर शुरू हो रहा था तब उठापटक क्या थी? सरकार गिराना, अपनी बनाना। अब जब कोरोना संकट का विस्तार पूरे देश समेत मध्य प्रदेश में भी है, भले ही हम रेट को लेकर, रिकवरी रेट को लेकर अच्छी बात कहते रहें, लोगों को बताते रहें, लेकिन रियलिटी क्या है सब जानते हैं आप, हम सब। इन सब के बीच में आप कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी नहीं मंत्रिमंडल विस्तार, हमारी प्रायोरिटी नहीं विभाग, हमारी प्रायोरिटी जनता। लेकिन दूसरी तरफ सारी प्रायोरिटी दिखती है उपचुनाव, 24 सीटें और खासतौर पर ग्वालियर चंबल की 16 सीटें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सत्ता में बना रहना है बीजेपी को तो चुनाव जीतना होगा, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से प्रदेश का विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज प्रदेश में सरकार जो नई आई है उसका नज़रिया क्या है, वो कैसे प्रदेश को संकट से बाहर निकालेगी, कैसे नए संसाधन पैदा करेगी, कैसे राजस्व बढ़ाएगी जो कि कोविड के कारण तबाह हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जनता के हित में है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग बंटवारे का जो एक जो पूरा मामला है वो फटाफट सुलझे और सरकार नियमित कामकाज कर पाए, मंत्रिमंडल की बैठक हो जाए पूरी। मंत्रिमंडल की बैठक भी नहीं विस्तार के बाद अभी तक। बिल्कुल। लाखन सिंह यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ सुने। लाखन जी, जो बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहले कहते थे कि अभी वो आपके पास गए, हमारे साथी जो रहे हैं, अब जब आप उनके साथ में काम करेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या ये जो फर्स्ट टाइम फैक्टर बीजेपी में और प्रदेश की पॉलिटिक्स में है, मंत्रिमंडल बनाने में देरी, विस्तार में देरी, विभागों में देरी, क्या ये उसी जिस बात का आपने अंदेशा जताया था उसकी सीरीज है, उसकी कड़ी है, और कहाँ जाकर थमेगी? लाखन जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं लाखन जी? हेलो हेलो, लाखन जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, बताएं ये बोलिए। आज का जो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार विस्तार के बाद विभाग को देने में इतनी कवायद, इतनी देरी क्यों? सरकार कहती कि उनकी प्राथमिकता न विस्तार थी, न उनकी प्राथमिकता में विभागीय बंटवारा रहा, उनकी प्राथमिकता में आम जनता, उनके मुद्दे, कोरोना संकट, ये सब हैं। विपक्ष के नाते आपको सही लगता है तर्क? देखिए पुनीत भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती ये समूचा प्रदेश देख रहा है। जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार और अब विभागों के बंटवारे में जो देरी हुई है, निश्चित तौर पर जैसा मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस में जो विस्फोटक व्यक्ति थे, जो कांग्रेस में हमेशा विस्फोट का काम करते रहते थे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। और जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी विस्फोट होना जरूरी है। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार, जो अभी तक के इतिहास में मंत्रिमंडल सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद अमूनन 4-5 दिन 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाया करता था। लेकिन पहली बार इतिहास में 3-3.5 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उसके बाद विस्तार जैसे तैसे हो भी गया तो अब आज 4था-5वां दिन है विभागों का बंटवारा शून्य की स्थिति में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, दिल्ली में भी वो घूम फिर के लौट आए, कोई बात नहीं बनी। और बात इसलिए नहीं बनी कि जब ये विस्फोटक व्यक्ति कांग्रेस में हुआ करते थे, वहाँ भी ये इस तरह की संकट जैसी स्थिति पैदा किया करते थे। आज जो विभागों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था और उसमें जो पेच फंस रहे हैं, जैसी हमारी बहन उमा जी ने जो बात कही थी कि मलाईदार विभाग के लिए इस तरह के पेच फंसाए जा रहे हैं। विस्फोटक व्यक्ति की जो आदत रही है हमेशा कि मलाई मुझे लेना चाहिए और जो छाछ है वो दूसरे को मिल जाना चाहिए। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में जाके उन्होंने पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कैडर बेस पार्टी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ सबको एक समान मिले। तो चूंकि ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय शिवराज सिंह जी को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे भाई जी, आपने इधर से विस्फोटक व्यक्ति को लेके, हमारे 22 MLAs को लेके आपने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन ये सरकार आपके गले की हड्डी बन गई है। ठीक बात है। ये विस्फोटक व्यक्ति आपके गले से ना नीचे जा रहा है ना मुंह से बाहर निकल रहा है। आपकी बातों का उत्तर लूंगा मैं आदरणीय त्रिपाठी साहब से उत्तर लूंगा मैं, आपने जो तथ्य रखे हैं
चलिए, बीजेपी की तरफ से हमारे पास में आज केपी त्रिपाठी साहब जुड़े हुए हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं। त्रिपाठी जी स्वागत है। माफ कीजिएगा, आपके पास थोड़ा देर से आ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे थे। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जो विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का है, अब की बार ऐसा लग रहा है कि सबसे पूछ कर करने में इतना टाइम लग रहा है इस पार्टी में, और पार्टी के द्वारा सरकार चलाने के पिछले तमाम तजुर्बों में कभी ना तो इस तरह का वक्त देखने को मिला, ना कभी इस तरह की कवायद देखने को मिली। इतनी मजबूरी आखिर किस बात की? देखिए, जहाँ तक पिछले बार से इस बार की तुलना का सवाल है, आप जानते हैं सरकार किन परिस्थितियों में बनी और किन लोगों के कारण बनी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भलाई के लिए अपने पद का त्याग किया, मंत्री पद जैसे पदों को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, जिससे जो कांग्रेस का छल था, कांग्रेस की दलाली का काम था, उन सारी चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और इसलिए निश्चित रूप से इसमें कोई मजबूरी जैसी बात नहीं है, लेकिन सामंजस्य बना के सामूहिक नेतृत्व के साथ। पुनीत भाई, मुझे केपी भाई की आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोशिश हमारी यही है कि आवाज क्लियर हो, इसीलिए इतना विलंब हुआ उनके पास जाने में, यादव साहब। लेकिन जितनी आवाज हम सुन पा रहे हैं उनका पॉइंट हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। त्रिपाठी साहब, आपने कहा कि जनता की भलाई के लिए लोगों ने पद छोड़ा, पर जिन्होंने पद छोड़ा, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, अब उनकी लिस्ट शायद वायदों की इतनी लंबी है कि उस वायदे को पूरे करते करते कवायद इतनी लंबी हो गई कि जनता का हित, जिसकी वजह से सबने पद और पार्टी छोड़ दी, वो कहीं पीछे ही रह गया। जनता के कामों से ज्यादा उन अपने बलिदान करने वाले लोगों को संतुष्ट करने में पार्टी लगी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है, पिछले मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था, तब से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश की भलाई में क्या प्रवासी मजदूरों के लिए निर्णय लिए गए हों, चाहे वो कोरोना से निपटने में जो भी काम किए गए हों, बहुत ही ठोस कदम उठाए गए हैं। और कोरोना से रिकवरी रेट में मध्य प्रदेश आज सर्वोच्च स्थान पर है देश में। हमारे इस तरह से चाहे वो छात्रवृत्ति देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को सीधे किया हो, चाहे वो हमारे मैं बात त्रिपाठी जी प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की कर रहा हूँ। क्या पार्टी की प्राथमिकता में जो बार बार कहती है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, पार्टी में डिफरेंस हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गुट विशेष को संतुष्ट करने के लिए काम कर रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम करना। जी यादव साहब, ये सरकार को चलाने के लिए बाकायदा चिंतन मनन करके और सारे निर्णय जो भी लिए जाएंगे सर्वश्रेष्ठ निर्णय होंगे और मध्य प्रदेश की जनता की भलाई। मेरा सवाल लाखन साहब आपसे भी यही था, क्या इन सब के पीछे जो लॉजिक है कि जनता के हित के लिए पद छोड़ा, जनता के हित के लिए पार्टी छोड़ दी, चलती सरकार गिरा दी, और अब जनता के हित के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, ये जो जनता का हित है, क्या इस पूरी कवायद में आपको दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष को दिख रहा है? हेलो यादव साहब, मेरा प्रश्न सुन पाए आप? हेलो हेलो जी यादव साहब, जनता के हित के लिए सारी कवायद हो रही है। ना, बिल्कुल पुनीत भाई, आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे थोड़ा सा दोबारा क्लियर करेंगे? जनता के हित के लिए क्या सरकार इतनी कवायद कर रही है, ये प्रश्न है मेरा। सबसे पहले तो पुनीत भैया एक चीज समझ लें, हेलो जी, कहें आप अपनी बात कह लें। हेलो 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 यादव साहब अपनी बात कह लें। जी, मैं आपको पुनीत भाई एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो ये जो जी मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है पिछले 3-3.5 महीने बाद, ये एक्चुअल में समूचे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर, चंबल और मालवा का मंत्रिमंडल है। तो निश्चित तौर पर जब ये 2 रीजन का मंत्रिमंडल है तो समूचे मध्य प्रदेश का हित कहाँ है? दूसरा, अभी केपी भाई ने एक बात कही कि जनता के हित के लिए
ये इतनी कहावत की जा रही है, जनता के हित के लिए इन्होंने दल छोड़ा था, जनता के हित के लिए ये सब कुछ किया था। केपी भाई चलिए मैंने मान लिया आपकी बात कि जनता के हित के लिए इन्होंने बड़ा, जनता के लिए ये स्वर्ग में सीढ़ियां बनाने के लिए जो लोग जा रहे थे। आपको शायद याद होगा केपी भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो एक बात किया करते थे कि किसानों का कर्जा माफ, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई, हमेशा इस तरह के मुद्दों पर बात किया करते थे। और उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद जब वो आपके दल में चले गए, उस दिन से उन्होंने ना तो किसानों के हक की बात, ना कर्जे की बात, ना अतिथि शिक्षकों की बात, और जो 22 लोग जिनकी आप बात कह रहे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये जनता के हित के लिए गए थे, इनमें से एक भी व्यक्ति ने यदि जनता के इस 3.5 महीने में एक भी अगर कोई आवाज उठाई हो तो आप मुझे बता दें। त्रिपाठी जी उत्तर देंगे इस बात का? ये जनता के हित के लिए नहीं, ये खुद के स्वार्थ के लिए ये छोड़ के गए थे। और ये पूरा प्रदेश और देश ने देखा है केपी भाई पूरे प्रदेश ने देखा है, जब ये मतदान के लिए जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे त्रिपाठी जी के बीच में, तो इनको ये पता लगेगा कि आपने जो गद्दारी की है ग्वालियर चंबल के मतदाता के साथ, ये पूरी तरह ट्रेंड है और वो तैयार है आपसे जो है बदला लेने के लिए। जहां तक किसानों के हितों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां तक पिछले साल में जो खरीदी हुई है गेहूं की और धान की, उनके भुगतान अभी तक नहीं हुए थे। गेहूं की खरीदी में, धान की खरीदी में खरीदी केंद्रों को कम करके जिससे किसानों को सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। हमारी सरकार बनी, हमने खरीदी केंद्र बढ़ाए और 109 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदी करके देश में सर्वोच्च। पूरे केपी भाई पूरे क्षेत्र में आपको शायद ज्ञान नहीं है, पूरे क्षेत्र में जो अभी जो जितनी भी क्रॉप हमने खरीदी थी सारी की सारी सड़ रही है, खरीदी केंद्रों पर सड़ रही है, जर्मिनेट हो गई है। आपने कह रहे और भ्रष्टाचार का जो आलम रहा आपके कार्यकाल में, ये पूरे प्रदेश के किसान ने देखा है, पूरे प्रदेश का किसान। लाखन भैया मुझे अपनी बात रखने दें, ये गलत बात है। जहां तक ज्ञान की बात आप बता रहे हैं, धान खरीदी में पिछली बार हमारे रीवा के 8 विधायक और सांसद, केपी भैया आप अपनी बात रखें, हमारे रीवा के 8 विधायक और सांसद मिलके जब हम लोग धरने पर बैठे थे, रीवा को चक्का जाम में झोंका था, तब जाके धान खरीदी हुई थी और उस धान खरीदी में से भी कुछ अंश का अभी तक भुगतान हुआ। चलिए एक मुद्दे पर नहीं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता परेशान हो रही है। हर्षवर्धन जी फाइनली कमेंट, क्या ये सिलसिला उपचुनाव तक यूं ही चलेगा या उसके बाद भी जारी रहेगा, जैसा कांग्रेस का या विपक्ष का कहना है, क्योंकि एक को मना कर रखना है? पुनू जी मुझे लगता है कि ये जो खींचतान शुरू हुई है, ये खींचतान इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक जारी रह सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जनता देख रही है। आज जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तंज किया कि मध्य प्रदेश बीजेपी 3 खेमों में बढ़ गई है, महाराज, नाराज और शिवराज। तो जिन सिन्हा का कोई ताल्लुक नहीं मध्य प्रदेश से, वो भी ये तंज कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति का जो नया मॉडल है वो सबकी निगाहों में है, जनता देख रही है और जनता जवाब मांगेगी। इसलिए जो राजनेता सबसे बड़ा पैतरेबाजी कर रहे हैं पॉलिटिकल हितों के लिए, सबसे बड़ा जो तर्क है ना, जनता के नाम पर ही सब कुछ छोड़ा है, जनता के नाम पर ही हमने दल बदल दिया, जनता के नाम पर ही हम सब कुछ छोड़कर अपना बलिदान कर रहे हैं, लेकिन अब उस बलिदान की कीमत क्या प्रदेश की जनता ही नहीं भुगत रही? इस बात का जवाब जनता के बीच जाकर इनको देना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता जवाब देने के लिए जरूर तैयार है और अवश्य अपना जवाब दर्ज कराएगी और बेहतर जवाब देगी। धन्यवाद, नमस्कार।